हेलो एवरीवन। ग्रामोदय कॉलेज की जो ऑनलाइन क्लासेस संचालित की जा रही है उनमें आप सभी का स्वागत है। मैं गजेंद्र चौधरी राजनीति विज्ञान के बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ आपके सामने उपलब्ध हूँ। उसमें हमने पिछली कक्षा के अंदर बात की थी उदारवाद की। पिछली कक्षा के अंदर हमने बात की थी उदारवाद की। अब उस समय हमने उदारवाद के अर्थ के बारे में जाना, उसकी परिभाषा हमने पढ़ी। उसके बाद में हमने उसके जो मुख्य अवधारणाएं हैं उनके बारे में हमने अध्ययन किया। आज हम बात कर रहे हैं उदारवाद के प्रकार या भेद। ये आपके सामने मैं जो आज टॉपिक लेके आया हूँ, इसमें जो उदारवाद के जो प्रकार है, यानी कितने प्रकार का उदारवाद होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, इनके बारे में हम आज जानकारी करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा बेसिक जानकारी इसके बारे में कर लेते हैं कि जो उदारवाद होता है, मैंने पिछली क्लास में भी आप सभी के साथ में था और मैंने बताया था आपको कि ये चीज़ें किस प्रकार से जो राज्य है उसके कार्यक्षेत्र को सीमित करके हमने लोगों के लिए, जो लोग होते हैं, जो नागरिक होते हैं, उनके लिए कितनी स्वतंत्रताएं जो आर्थिक क्षेत्र में होनी चाहिए थी वो आपके सामने मैंने रखी थी। आज हम बात कर रहे हैं कि जो उदारवाद होते हैं ये जो दो मूल आदर्श लेके चलता है। एक आदर्श चलता है आपके स्वतंत्रता का, दूसरा आदर्श लेके चलता है समानता का। दो चीजें, एक तो स्वतंत्रता और एक समानता। अब समानता और स्वतंत्रता दो हमारे सामने, इनके जो आदर्श होते हैं उदारवादियों के, ये हमारे सामने है। अब बात करें स्वतंत्रता की, तो किस प्रकार की स्वतंत्रताएं होनी चाहिए? तो सबसे पहले किस क्षेत्र में स्वतंत्रता होनी चाहिए? तो एक तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता, दूसरी होती है आपकी आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता, और तीसरी आपके सामाजिक क्षेत्र में। इस प्रकार से हम बता सकते हैं, जैसे मान लो व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है, इसमें जो व्यक्ति होता है वो व्यक्ति किस प्रकार से जो राज्य के जो राज्य नामक संस्था होती है इसके प्रतिबंध ये नागरिकों पे कितने हो, इसमें नागरिकों, इसके आधार पर हम स्वतंत्रता का जो है विश्लेषण कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले हम व्यक्तिगत स्वतंत्रता, यानी जो उदारवाद का जो मूल विचार ही है वो आपकी स्वतंत्रता को लेकर चलता है। और राज्यों के जितने भी प्रतिबंध होते हैं, राज्यों की जो जितनी भी गतिविधि होती है उनको सीमित करने की कोशिश जो है वो उदारवाद करता है। ये एक अवधारणा हम पहले पढ़ चुके हैं इसके बारे में। तो जो राज्य के जो प्रतिबंध है वो नागरिकों पर किस हद तक होंगे, किस हद तक होंगे, जिसमें जो स्वतंत्रता है, पहला विचार है जो हमारा, जो इसका मूल आधार है कि स्वतंत्रता कैसी होगी। तो सबसे पहली व्यक्तिगत स्वतंत्रता, व्यक्ति खुद स्वयं जो प्रकृति से स्वतंत्र पैदा होता है उसकी स्वतंत्रताएं, जो नेचुरल स्वतंत्रताएं होती है उनको लेके जो राज्य है कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाए। जैसे दैहिक स्वतंत्रता होती है शरीर की, मैं क्या करता हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, या मेरे जीवन में मैं क्या हूँ, इसके बारे में फैसले मैं खुद ले सकता हूँ, ठीक है। तो वो आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता होगी। दूसरी जो इसका विचार है वो है आपकी आर्थिक स्वतंत्रता। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब होता है कि आप काम क्या करेंगे, आप जी रहे हैं, जीवन जीने के लिए आर्थिक क्रियाएं करनी पड़ती है। और आर्थिक क्रिया आप कैसे करोगे, ये क्रियाएं किसके लिए करोगे, ये चीज़ बहुत जरूरी होती है। तो फिर राज्य में रहना पड़ता है, क्योंकि राज्य नामक संस्था के अंदर, तो क्योंकि मनुष्य होता है वो सामाजिक प्राणी होता है, और सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ वो राजनीतिक प्राणी भी होता है, और राज्य नामक संस्था के अधीन काम होता है। अब ये जो है आर्थिक गतिविधियां करेगा तो राज्य के अंदर करेगा। जब ये गतिविधियां करेगा तो इन गतिविधियों पर कम से कम राज्यों का प्रतिबंध हो, उनका कम से कम उनकी रोक हो। जैसे मान लो मैं बता सकता हूँ, जैसे आर्थिक क्षेत्र में कैसे हो सकता है, वो हो सकता है आपके कर के माध्यम से, यानी जो टैक्स, ये कैसा होना चाहिए, यानी टैक्स का सिस्टम कैसा होना चाहिए। तो टैक्स एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए उदारवाद के अनुसार कि भाई कम से कम प्रतिबंध हो, कम से कम टैक्स हो, इनमें कटौती क्या हो, कटौती। तो व्यक्ति है वो आसानी से व्यापार कर सकेगा, जब व्यापार करेगा तो वो उसे आर्थिक क्षेत्र में स्वतंत्रता मिल जाएगी। उसके बाद हम बात करते हैं सामाजिक क्षेत्र में स्वतंत्रता। व्यक्ति अपने समाज के क्षेत्र में, क्योंकि व्यक्ति एक सामाजिक व्यक्ति प्राणी, जो व्यक्ति होता है वो सामाजिक जीव होता है, प्राणी होता है, उसको जो है सामाजिक क्षेत्र में
स्वतंत्रता मिलना जरूरी है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का अपना कुनबा होता है। क्योंकि आपको पता है पहले कबीले समाज था, कबीले समाज से फिर इस समाज का निर्माण को वर्तमान में हम देख रहे हैं। इस समाज के लिए हमें जो है इस राज्य का जो है पर्टिकुलर जो उनके जो गतिविधियां हैं वो भी सीमित होनी चाहिए। इस क्षेत्र में सामाजिक क्षेत्र में भी नहीं, सामाजिक क्षेत्र में मैं कोई भी फैसला कर सकता हूँ, मैं इस मामले में स्वतंत्र होना चाहिए, ये विचार है उदारवादी। तो बात हो गई स्वतंत्रता। तो ये तीनों प्रकार की स्वतंत्रता है। और एक बात और होती है इसमें, वो है आपकी राजनीतिक स्वतंत्रता। राजनीतिक स्वतंत्रता। अब राजनीतिक स्वतंत्रता का आपको पता होगा, क्योंकि जो भारत के साथ या भारत की आज़ाद होने के 1-2 साल पूर्व जितने भी जो राज्य हैं वो स्वतंत्र हुए हैं, उनके अंदर एक ही प्रकार की जो व्यवस्था चली थी वो थी आपके लोकतंत्र। अब इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंदर व्यक्ति को राजनीतिक विचार भी, जो राजनीतिक अधिकार वो भी मिलने जरूरी होते। अब राजनीतिक अधिकारों में आप बात करें तो सीधे से बात कर लेते हैं। पहला जो विचार होगा वो होगा आपके मत देने का, यानी मतदान का। दूसरा होगा चुनाव लड़ने का। फिर चुनाव यानी अपन बात करें तो चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना, चुनावी प्रक्रिया में भाग लेना, ये जरूरी है आपके राजनीतिक स्वतंत्रता के लिए। अब हम बात करें समानता, तो समानता किस क्षेत्र में होनी चाहिए? सबसे पहले तो वही चाहिए आपकी कि सबसे पहले आदमी सामाजिक समानता होनी चाहिए समाज के अंदर, सामाजिक स्वतंत्रता, यानी किस राज्य के अनुसार किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, जो जन्म स्थान है इसके आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं हो, किस धर्म का है किस जाति का, उससे कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि जो है समानता का विचार यही कहता है कि सभी समान है सामाजिक क्षेत्र। फिर वही आपकी बात दूसरी आर्थिक क्षेत्र में, यानी आर्थिक क्षेत्र में भी समानता होनी चाहिए। व्यक्ति के पास संसाधन भी होने चाहिए, क्योंकि जो राज्य के पास जो संसाधन होते हैं वो सार्वजनिक होते हैं, और सार्वजनिक संस्थानों पर आप सभी को बताया कि सार्वजनिक संस्थानों पर जो है संसाधनों पर सभी व्यक्तियों का जो नागरिक होते हैं उनका अधिकार होता है। तो आर्थिक क्षेत्र में भी समानताएं होनी चाहिए, यानी जो राज्य अगर कोई सेवाओं का नियोजन करेगा या कोई किसी भी प्रकार का सार्वजनिक उपकरण खोलेगा तो उसके अंदर उस देश के नागरिकों को जो है आर्थिक गतिविधियां या आर्थिक क्षेत्र में समानताएं मिलेगी। उसके बाद धार्मिक क्षेत्र में समानता, व्यक्ति किसी भी धर्म का पालन कर सकता है उदारवादी के अनुसार, क्योंकि उदारवादी का विचार है मूल विशेषता भी ये रही कि ये धर्म निरपेक्षता को लेके चलते हैं, क्योंकि धर्म निरपेक्षता के कारण ही जो है व्यक्ति को सही रूप में जो है अपने ये धार्मिक स्वतंत्रता मिल पाएगी। वो किसी भी धर्म का अनुयायी हो सकता है, किसी भी पंथ का हो सकता है, और किसी भी क्षेत्र में वो है अपने आप में स्वतंत्रता में किस धर्म को ग्रहण करूँ, किसको छोड़ूं, या फिर किस उपासना पद्धति से मैं अपने आराध्य देव की उपासना करूँ, ये मेरे लिए राज्य तय नहीं करेगा, मैं खुद तय करूँगा, ये चीज़ है। अब हम बात करते हैं इसके आगे वाला टॉपिक है जो है आपके उदारवाद के प्रकार, जो आज का हमारा टॉपिक है उसमें बात करते हैं। तो सबसे पहले इसके 3 प्रकार, पहला है नकारात्मक उदारवाद, दूसरा है सकारात्मक उदारवाद, और तीसरा है अनुभविक उदारवाद। ये 3 प्रकार हैं। अब इन तीनों प्रकारों को समझने के हमें संक्षिप्त इसके जो है मूल तत्व यानी जो मूल बिंदु है कौन कौन से। मूल बिंदु आपका इसमें नकारात्मक वाले में ये है कि राज्य के प्रतिबंध कैसे हो, राज्य के प्रतिबंध किस पर, नागरिकों। ये क्या करते हैं नकारात्मक विचारधारा, जो विचारधारा उदारवाद उसके अंदर ये होता है कि जो राज्य के प्रतिबंध है इनको बिल्कुल नकार दिया जाता है, यानी राज्य आवश्यक बुराई क्या है, राज्य को बुराई में होगी, बुराई को रूप में रखते हैं और इसके कार्य क्षेत्र को सीमित करने की कोशिश करते हैं। अब राज्य का कार्य क्षेत्र कैसे सीमित होगा, इसके लिए कुछ साधन है, जैसे वैधानिक उपाय, ये हो सकता है वैधानिक उपाय, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था होगी उसके अंदर जो राज्य है उसके ऊपर, क्योंकि राज्य
लोगों और शासक के बीच समझौते का परिणाम है। तो ये लोग मानते हैं कि ये बुरे ही है और इसके प्रतिबंध कम से कम होने चाहिए। ठीक है, ये नकारात्मक उदारवाद वाले यही मानते हैं कि भाई इसके कम से कम जो है प्रतिबंध होने चाहिए। इन प्रतिबंधों को कम करने के लिए वैधानिक उपाय जैसे वयस्क मताधिकार है, मताधिकार, संसदीय प्रणाली, संघात्मक व्यवस्था, बहुत सारी ऐसी प्रणालियां हैं जिसके माध्यम से, यानी उनका मूल विचार यही है कि ये चाहते हैं कि भी राज्य का प्रतिबंध कम से कम हो और राज्य को प्रतिबंधों को कम करने के लिए हमें है जो वैधानिक उपाय, यानी वहाँ लोकतंत्र स्थापित होना चाहिए, नागरिकों को मूल अधिकार मिलने चाहिए, उनको स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, उनको वयस्क मताधिकार का जो है मत मिलना चाहिए और उनके कार्य उसके कार्य से उनको कम करने की पूरी कोशिश की। उसके बाद हम जो बात करते हैं वो है सकारात्मक उदार, यानी ये राज्य के अस्तित्व को पूरा ही समाप्त करना चाहते हैं, जबकि ये राज्य के अस्तित्व में विश्वास है। ये मानता है कि राज्य है वो नागरिक जीवन के लिए जरूरी होता है, नागरिक जीवन के लिए जरूरी होता है। अब जरूरी कब होगा, क्योंकि जो नागरिक होगा उसके जीवन को संतुलित करने के लिए, नियमित करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए जो है राज्य नामक संस्था होना चाहिए। और राज्य है वो स्वतंत्रताओं का पोषण भी करता है और समानताओं का पोषण भी करता है। ये चीजें सकारात्मक उदार है, यानी ये राज्य के अस्तित्व को चाहते हैं और राज्य का अस्तित्व है वो नागरिकों के जीवन के लिए महत्वपूर्ण होता है। उसके बाद है तीसरा है अनुभव, यानी इस धारणा वाले जो व्यक्ति है, जो विचारक है, वो इन दोनों को मिक्स रूप में यानी मिश्रित रूप, यानी राज्यों की विचारधारा भी जो राज्यों का कार्यक्षेत्र है, कार्यक्षेत्र वो भी सीमित होना चाहिए। और दूसरा है कि कुछ हद तक राज्यों का प्रतिबंध भी होना चाहिए, यानी ये मिश्रित है दोनों में अनुभविक रूप में, यानी हमने व्यवहार में क्या अनुभव किया, ये साथ में लेके अनुभविक जो है उदारवाद चलता है। तो ये तीन प्रकार हो गए इसके। फिर एक नई अवधारणा है वो आपके सामने है, वो है नव उदारवाद, यानी जो हमने सकारात्मक उदारवाद पढ़ा है उसी को हम नव उदारवाद के रूप में देख सकते हैं। यानी उदारवाद में कहा कि राज्यों के प्रतिबंध बिल्कुल खत्म हो जाना चाहिए, व्यक्ति को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। कुछ प्रतिबंध जरूरी होते, ये कौन करेगा, राज्य नामक संस्था करेगी। और नागरिक जीवन के लिए राज्य होना जरूरी है, क्योंकि व्यक्ति की सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा, इस सब की गारंटी राज्य खुद देता है और हम जानते हैं। तो राज्यों का प्रतिबंध भी होना चाहिए, तो इसलिए राज्यों को आवश्यक भी मानते हैं, राज्य को आवश्यक तथा व्यक्ति की प्रगति में जरूरी मानते हैं। किसको, राज्य, यानी जो व्यक्ति होता है उसकी जो व्यक्तिगत प्रगति होती है, जो उसका व्यक्तिगत विकास होता है, उसमें राज्य का बहुत बड़ा महत्व होता है। क्योंकि जब राज्य नामक संस्था नहीं होगी तो अराजक व्यवस्था हो जाएगी, अराजक व्यवस्था होगी तो है जो राज्य, जो व्यक्ति, जो नागरिक होता है उसकी जो स्वतंत्रता है, जो अधिकार है, वो सुरक्षित नहीं रहता है। तो ये जो नव उदारवाद का जो धारणा है वो कुछ प्रतिबंधों के साथ राज्य के अस्तित्व को स्वीकार करती है और साथ साथ में उसके कार्य को सीमित भी करती है और कुछ मामलों में राज्य के प्रतिबंध को स्वीकार भी करती है। तो ये उदारवाद का एक सुधार रूप है। इस प्रकार से आज की क्लास खत्म होती है और आशा करता हूँ आप सभी को पसंद आई होगी और आप सब जरूर देखें। धन्यवाद।